काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, बहन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ में, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथ में। आकाश आनंद जी संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करे, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करे। हम तुम्हारे साथ माननीय हैं। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन कुमारी भारती जिंदाबाद। जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवाओं दिलों की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आदरणीय आकाश आनंद साहब से निवेदन करूंगा कि आए और महापुरुषों के चित पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय आकाश आनंद साहब। भैया साउंड कर दीजिए। हेलो हेलो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय अशोक और गौतम जी जो प्रयागराज मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि महापुरुषों के चित पर आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय अशोक गौतम साहब। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। हमारे बीच माननीय श्री आकाश आनंद जी माननीय मुखर्जी जी के साथ चल के आए। राष्ट्रीय महासचिव आपसे भी निवेदन करूंगा कि आए और महापुरुषों के चित पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। आप सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने यथा स्थान पर बैठने का कष्ट करें। आई हुई विशाल जनता से जो माननीय मुखर्जी जी को सुनने आए हैं, मैं आप सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने स्थान पे बैठने का कष्ट करें। मैं हाथ जोड़ करके आप सारे साथियों से निवेदन करूंगा। कुर्सियां खाली है, जो मंच पे साथी बैठे हैं, मैं सारे साथियों से राम जी, कुर्सियां खाली है माननीय मुखर्जी जी के सम्मान में और माननीय बहन जी के सम्मान में आप लोग कुर्सियों में बैठने का कष्ट करें। जो इधर साथी मंच पे बैठे हैं, जो पीछे साथी बैठे हैं, जो कुर्सियां खाली है उस पर आप लोग बैठने का कष्ट करें। अगर आप लोग बीएसपी के वर्कर हैं और बीएसपी के सच्चे सिपाही हैं तो आप लोग उधर बैठने का, सामने बैठने का कष्ट करेंगे। मेरी नजर सब तक जा रही है। सारे साथियों से, मंच के साथियों से चाहूंगा कि आप मंच खाली कराएं। चारों जिले के जिलाध्यक्ष जो हमारे चारों जिलाध्यक्ष हैं, मैं आप जिलाध्यक्षों से चाहूंगा कि आए और माननीय मुखर्जी जी को जो आज के चीफ गेस्ट हैं, बड़ा वाला माला पहना करके स्वागत करें। चारों जिले के जिलाध्यक्ष और कैंडिडेट साथी आ जाएंगे सामने। जोरदार तालियों से स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अनबान शान नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का 2 मिनट का सम्मान स्वरूप गीत। माननीय जो बीएसपी के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय अशोक गौतम साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मुखर्जी जी को बुके दे करके सम्मान करें। माननीय अशोक गौतम जी। दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर
भाई अमरेंद्र बहादुर भारती जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि बुके देकर माननीय मुखर्जी जी को जनपद फतेहपुर के प्रभारी प्रत्याशी भाई सचान जी से चाहूंगा कि आए और माननीय मुखर्जी जी को हाथी देकर भेंट करें। माननीय सचान जी प्रतापगढ़ से चल करके आए। इधर भाई डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी जो फूलपुर के प्रत्याशी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुखर्जी जी को इधर आप भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति देकर सम्मानित कर रहे हैं। भाई जगन्नाथ पाल जी इधर कौशाम्बी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुब्रनारायण गौतम जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुखर्जी जी को आप इधर हाथी देकर सम्मानित करेंगे। चुनाव चिन्ह सुब्रनारायण गौतम जी। जनपद प्रतापगढ़ के भाई प्रवेश मिश्रा जी, आप माननीय मुखर्जी जी को इधर मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे। माननीय प्रवेश मिश्रा जी। संविधान देंगे राकेश आजाद जी, आ जाइए तुरंत। माती बाम सेब के साथी माननीय मोतीलाल अंबेडकर जी, आप भी माननीय मुखर्जी जी को सम्मानित करना चाहते हैं। जिले के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय मुखर्जी जी को तुरंत आप लोग, जिला अध्यक्ष कौशाम्बी, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सभी लोग माननीय मुखर्जी जी को आप लोग इधर सम्मानित करेंगे। फतेहपुर के जिला अध्यक्ष, इधर जो सामने साथी बैठे हैं, मैं आप सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बैठने का कष्ट करें। इधर जनपद प्रतापगढ़ से चल के आए भाई पद्मेश मिश्रा जी आए और चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करें। भाई पद्मेश मिश्रा जी। हमारे सभी सम्मानित जितने लोग हमारे इस आकाश भैया की जनसभा को संबोधित करने हुए लोग आए हुए हैं, पहले मैं संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी के चरणों में नमन करता हूं, बहन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और आकाश भैया को मैं यहाँ पे आए, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश भैया से बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने उनको देखा सुना और मैं तो खैर प्रैक्टिस में एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैंने जब इनको सुना और पढ़ा और समझा तो मुझे लगा कि युवा जो हमारे देश के जो हालात हैं उसको अगर किसी ने बहुत तरीके से समझा तो हमारे आकाश भैया ने समझा। तो मैं आज से ये प्रण करता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी और
इनके लोगों के साथ, और मैं हमेशा आकाश भैया के साथ रहूंगा। बस इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, दलित माइनॉरिटी जिंदाबाद, दलित माइनॉरिटी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। डीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, डीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। माननीय कासानंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ माननीय हैं, कासानंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय कासानंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद माननीय कासानंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद दलित माइनॉरिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद दलित माइनॉरिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद। डीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, डीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। जिनको सुनने के लिए माननीय कासानंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवाओं दिलों की धड़कन, कौशाम्बी जनपद पर आगमन पर मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आई हुई जनता को आप संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय कासानंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, माननीय कासानंद जी। साथियों, युवाओं से मिलने, अगर युवा हमारे साथ खड़े हैं तो एक बारी आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप सब बाकी सब की तरह बैठ जाएं, फिर आपसे बिना मिले मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बराबर? बिना मिले नहीं जाऊंगा। पर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप बहन जी को फॉलो करते हैं, आप मान्यवर साहब को मानते हैं, अनुशासित तरीके से ये सभा होनी चाहिए, आप मानते हैं बिल्कुल। तो आप सब आइए, जरा बैठिए, आप सबसे बात करेंगे, उसके बाद आप सबसे मिलेंगे, फिर ही यहां से निकलेंगे। बराबर? आइए, आप सब बैठ लीजिए, आइए, आप सब आ जाइए। लाओ इधर रख लो, आइए आप सब इधर बैठ लीजिए, धूप में मत खड़ो होइए, आप आ जाइए। देखिए, जो लोग बोलते हैं कि युवा लोग सुनते नहीं हैं, देखिए किस तरह अनुशासन तरीके से हमारे सभी साथी धीरे धीरे आराम से बैठने का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे सभी युवा साथियों के लिए। आप भी आ जाइए, मैं समझ सकता हूं आपको फोटो और वीडियो खींचनी है, पर आप इधर आ जाइए, सब आ जाइए, सबके लिए ठीक होगा। आ जाओ, सब उधर आगे आके बैठ जाओ, मैं मिलके जाऊंगा पक्का। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, सब छाए में बैठ जाएं। साथियों, यहां मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारी माताएं और बहनें, आप सब जो इतनी गर्मी में इतने समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें सुनने आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, तो आप सभी को मेरी ओर से जय भीम। साथियों, आज मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले हम अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और विशाल राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पथ चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश से पूरी तरह निभाने की कोशिश करता रहूंगा, जैसे कि जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। और साथियों, ये आज की नहीं, ये बरसों पुरानी परंपरा है यहां विरोधी पार्टियों की कि वो नए तरीके ढूंढते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, समर्थकों को अंदर से गुमराह करने का, परेशान करने का, इस मूवमेंट को कमजोर करने का। परंतु साथियों, आजकल दुश्मन ने एक नई तरीका निकाला है। दुश्मन ने एक नया तरीका निकाला है हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से कमजोर करने का। साथियों, वो आजकल नए बहरूपियों की तरह हमारी पार्टी के बीच में आकर एक कार्यकर्ता का रूप लेकर, एक नेता का रूप लेकर हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समर्थकों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, ये बहरूपिये है, ये बहरूपिये कभी कभार आप लोगों के बीच में आकर नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर, आपके हकों की बात कर आपको बोलेंगे कि देखो भाई, हम भी तुम्हारी तरह बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम भी मान्यवर साहब को मानते हैं, हम भी बहन जी को मानते हैं। परंतु जब वोट देने की बात आती है तो ये सभी लोग, ये सभी बहरूपिये, ये सभी दुश्मन क्या कहते हैं? या तो पहले अपने आप को नेता बना लेंगे, अगर खुद इतने बड़े ना हो, खुद इतने सक्षम ना हो, तो बोलते हैं कि देखिए बहन जी ने तो सरकार चला ली, परंतु अब नया समय आ गया है, हमें विपक्षी पार्टी के नेताओं को वोट डालने की जरूरत है क्योंकि वो हमारे हितैषी। साथियों, जो भी, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या हमारा प्रत्याशी क्यों ना हो, अगर वो इस झंडे के नीचे रहकर किसी और दुश्मन पार्टी के बारे में उसके समर्थन को, उसके समर्थक देने की बात करे, तो साथियों समझ जाइए कि वो दुश्मन है, बहरूपिये के रूप में हमारे बीच में बैठा है। साथियों, ऐसे में आप लोगों को बस, आपको ऐसे में ऐसे लोगों को आगाह नहीं करना कि आप इनको पहचान गए। आपको बस अपना रिश्ता, आपका रिश्ता सीधा बहन जी से है और बहन जी तक आप अपने आप को कैसे बताएंगे कि आप बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर। तो साथियों, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, अगर आप दिल से मान्यवर साहब काशीराम जी को मानते हैं, अगर आप दिल से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को मानते हैं, तो आपका वोट हमेशा हाथी को ही जाना चाहिए, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे। साथियों, ये बहरूपिये किस्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, परंतु साथियों हकीकत कुछ और है। आप जानते हैं ना कि आप लोगों की वजह से
आप लोगों के 10-10, 20-20 रुपए चंदे देने की वजह से ये पार्टी चलती है, ये मूवमेंट चलता है। बताइए आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? साथियों, जो ये लोग बोलते हैं कि हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, तो उनसे आपको एक सवाल करना होगा। आप उनसे पूछिएगा कि भाई अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर आई थी, उनमें कितनी पार्टियों को चंदा मिला धरना सेठों से, और कौन सी एक लौती पार्टी थी जिसको किसी भी धरना सेठ से कोई चंदा नहीं मिला? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। साथियों, आप जानते हैं ना कि पिछले 6 साल में करीब 25 राजनीतिक दलों ने करीब 16,500 करोड़ रुपए इन धरना सेठों से लिया, परंतु आपकी बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थनों के तन मन और धन से चलती आई है। तो साथियों, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है कि जो आज बहुजन समाज पार्टी यहां तक पहुंच पाई है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन पाई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहनतकश कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के सहारे से नहीं बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के तन मन धन से अकेले अपने बलबूते पर यहां उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। और साथियों, ये इस चुनाव की बात नहीं, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है तब से वो आपके ही तन मन और धन से चलती आई है। तो साथियों, एक बार मैं ये मौका आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए लेता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, आप लोग अपनी मेहनत की कमाई से इस पार्टी को सींचते हैं और चलाते हैं। तो आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चुनावी समय है और विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी, परंतु साथियों, इस बारी आप लोगों को अंधाधुंध किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। इस बारी आप हर पार्टी से उसके शासनकाल के समय का रिकॉर्ड मांगिए कि अगर भाजपा है तो पिछले 10 साल से वो सत्ता में रही, तो उसने पिछले 10 सालों में हमारे समाज के लिए क्या काम किए, आपको ये रिकॉर्ड मांगना होगा। विपक्षी पार्टियां और भी विभिन्न पार्टियां आएंगी, कांग्रेस आएगी, समाजवादी आएगी, परंतु इस बारी रिकॉर्ड के बेसिस पे आप लोगों को वोट करना है। साथियों, अगर भाजपा की बात करें तो हमारे को सिर्फ 3 मुद्दे उठाने हैं। आपको 3 मुद्दों पे उनसे सवाल करना है। आपको सवाल करना है उन पे शिक्षा के बारे में, सुरक्षा के बारे में और हमारे रोजगार के बारे में। साथियों, अगर शिक्षा पे आपको सवाल करना है तो आप लोगों के बीच में मैं तीन जरूरी बिंदु छोड़ के जा रहा हूं जिन पे आप उनसे सवाल कर सकते हो। साथियों, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है और सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारे ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं जो यहां से सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं? हाथ उठाइए साथियों। पंडाल में सबका हाथ खड़ा है। साथियों, आप जानते हैं जब आप लोग पढ़ रहे थे तो बहन जी का शासनकाल था और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर खास ध्यान दिया गया था। आप जानते हैं 1 लाख से अधिक पढ़ाई शिक्षकों की सरकारी भर्ती की गई थी ताकि हमारे बच्चों को सही मायने में अच्छी शिक्षा मिल सके। परंतु साथियों, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है तब से इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक रिसेंट अभी कुछ पहले एक सर्वे आया था, उसमें पता चला कि ज्यादातर 8वीं कक्षा के बच्चे ना गुणा भाग कर पाते हैं ना अंग्रेजी में बात कर पाते। साथियों, अगर हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे तो कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे? हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं। बताइए माँ, आप बताइए कि आपको लगता है अगर आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा तो क्या आप कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं? बताइए, नहीं। साथियों, शिक्षा वो ऐसी चीज है जो अगर कोई सरकार जिससे खिलवाड़ करे वो आपका भविष्य खराब कर सकती है, वो आपका भविष्य खराब कर सकती है। साथियों, बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। बाबा साहब कहते थे कि दोस्तों, कि भाइयों बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा बहुत दहाड़ेगा।
साथियों, ये लोग आपके बच्चों को शेर बनने से रोकते हैं। ये चाहते नहीं कि हमारा युवा जिस तरीके से दहाड़ सकता है वो दहाड़े, क्योंकि जब युवा दहाड़ता है तो बैठे बैठे जो गद्दी में बैठते हैं ना, उनकी भी हालत खराब होने लगती है। शिक्षा के मामले में साथियों, ये लोग आपके बच्चों को प्राइमरी स्कूल से कमजोर करते हैं, और अगर किसी तरह हमारे युवा बच्चे पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बन जाएं, 12वीं पास कर लें, तो उनके लिए नौकरी के अवसर नहीं। आपको कितनी बारी सुनने को मिलता है कि बच्चे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सरकारी भर्ती के लिए एग्जाम के पेपर देते हैं, और वो पेपर कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। साथियों, सरकार वीक नहीं होती है पेपर लीक करने के मामले में, यह गलतफहमी है। सरकार की मंशा है कि वो तुम्हें कभी रोजगार दे ही ना। गलतफहमी मत पालना कि वो कमजोर है, वो बहुत शातिर है, तुम्हें कभी मजबूत नहीं होना देना चाहते। साथियों, तुम्हें कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े होना देना चाहते। साथियों, पेपर लीक की खबरें बहुत आम हैं। हर आए महीने कोई ना कोई पेपर लीक होता है, और इन्हें बहाना मिल जाता है तुम्हें ना रोजगार देने का। साथियों, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स खाली पड़ी हैं, बहुत सारी पद खाली पड़े हैं। क्या आप जानते हैं भाजपा के शासनकाल में, आज की डेट में सेंटर में 50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भाजपा की जहां जहां सरकारें चल रही हैं, अगर वो चाहे कल ही वो सारी पद भर सकती हैं, सारे पद भर सकती है और आप सबको रोजगार दे सकती है, परंतु उसकी नियत नहीं है कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने आप कमाए और इनका मुफ्त का राशन को लात मार के बाहर भर कर सके। साथियों, ये आपको जिंदगी भर कमजोर रखना चाहते हैं। साथियों, आप जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ये बहुत बखूबी से समझते होंगे कि रोजगार और शिक्षा की क्या अहमियत है। मैं जानता हूं कि आप लोग भी समझते हैं कि रोजगार का क्या मतलब है आपके लिए, परंतु आज भाजपा की सरकार के चलते हुए आज 30% युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो साथियों, बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है? मंजूर है? निकाल के फेंकना है? साथियों, सरकार अब बदलनी नहीं है। ऐसी पार्टी को जड़ से निकालकर, उखाड़कर, सत्ता से नहीं भारत से बाहर निकालने का समय आ गया है। साथियों, ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देते, और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा, तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। आप मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है? कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएं बैठी हैं, माँ बताओ, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने आप कमाकर अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों, राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। बिल्कुल, इस बारी अगर आप लोगों ने सही जगह वोट डाला तो बहन जी का शासन यहां नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में। साथियों, ये लोग कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। इसकी कीमत हम लोग मुफ्त का राशन लेकर नहीं, जो हमें इसके बदले मिलना चाहिए था उसको गवा कर चुकाते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि कितना आपको राशन मिलता है और उसके बदले आप कितना उसको चुकाते हो? आपको कितने का राशन साल का मिलता होगा, बताइए? 12,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए का साल का राशन मिलता। क्यों मां, बताओ?
12,000 से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता होगा ना तुम्हें? नहीं। आपको पता है कि अगर आपका लड़का, आपकी बेटी सरकारी नौकरी पाए, क्लास 4 की भी नौकरी पाए, तो वो महीने का कम से कम 20 से 25,000 रुपया कमाएगी। मतलब साल का 2.5 लाख रुपया। ये आपको 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना कि आपने मोदी जी का नमक खाया है, बोलो वो भी हमारी कमाई का पैसा है मेरे भाई। वो भी तुमने नहीं कमा के दिया है, वो भी मोदी जी का नमक नहीं है, वो भी मेरी मेहनत की कमाई, जो मैंने इकट्ठा करा है, जो मैं सामान खरीदता हूं, जिसपे जीएसटी जमा करता हूं, उसका पैसा है जो तुम हमें राशन के ओर में देते हो। परंतु साथियों, ये ब्लैकमेल करना कि हमने मोदी जी का नमक खाया है, आपने मोदी जी का नमक खाया और अब वोट की ओर से आपको चुकाना पड़ेगा। साथियों, बोल दीजिएगा कि वो जो कहते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, जो थैले में वो राशन देते हैं ना, वही थैले में वो नमक और राशन भर के इन्हें वापस कर देना और बोलना हमारी बहन जी ने हमें किताब दी थी, हमें राशन नहीं दिया था, हमें रोजगार दिया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हों, ना कि किसी और के सामने हाथ फैलाने का काम करे। साथियों, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। साथियों, इन्होंने आप लोगों को वादा किया था 2014 में कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे। यहां पे कितने लोग हैं जिनको महंगाई महंगी लग रही है और कितने लोग हैं जिनको लगता है महंगाई कम हो गई? बताइए, किनको लगता है महंगाई कम हो गई यहां पे? ना, मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में। जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। कितने लोगों को लगता है महंगाई बढ़ गई? सबको लगता है महंगाई बढ़ गई? बिल्कुल भाई साहब, जो 2014 में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज उसकी कीमत क्या पहुंच चुकी है? 1200। अभी 1200 है। जरा आज का मतदान होने दीजिए, अगले मतदान होने से पहले वो गैस का सिलेंडर का दाम गिरा देंगे और जिस दिन अगर गलती से सत्ता में आ गए तो फिर वही दाम जो अभी गिरा रहे हैं वो फिर से इसे 1100-1200 रुपए कर देंगे। साथियों, ये वो लोग हैं जो सामने से आकर आपको चूना लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इन लोगों की मीठी बातों में मत आना, इन लोगों की मीठी बातों में मत आना। साथियों, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेताजी ने बोला था कि भाई आप लोग यूपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग यूपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल रहे हैं, उन्हें अपने आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितना डेवलपमेंट, कितना उद्योग यहां पर यूपी में आया है। तो साथियों, वो हमारे बड़े नेता हैं, वो देश के एक बहुत ही ऊंचे पद पे बैठे हैं। तो जब वो कहते हैं कि हमें अपनी आंखें खोल के देखनी चाहिए कि यूपी में क्या क्या काम हुए, तो हमने बिल्कुल वही किया। हमने अपनी आंखें खोली और देखा कि किस तरह पिछले 1 साल में यहाँ यूपी में 65,000 से ज्यादा हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए। बताइए साथियों, क्या यही है डेवलपमेंट का नाम? क्या यही है विकास कि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? क्या यही है विकास? बताइए। नहीं साथियों, बहन बेटियों को नहीं सुरक्षा दे पाए विकास के नाम पर। दूसरी ओर जब हमने और इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी और जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, तो पता चला कि 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने पिछले साल ही यहाँ यूपी में अकेले आत्महत्या कर ली। इनकी गलत नीतियों के चलते रहते हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली। यही है डेवलपमेंट का नाम? बताइए साथियों, क्या यही है डेवलपमेंट? साथियों, इनकी जो विफलताएं की लिस्ट है ना, वो बहुत लंबी है। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोजगार हो, ये सरकार किसी भी मुद्दे पर आज आप लोगों के सामने, आपके बीच में आकर वोट नहीं मांग सकती। क्योंकि जब आप इनसे सवाल करोगे कि क्या मेरे बेटे को रोजगार मिला, क्या मेरी बेटी को शिक्षा मिली, क्या मेरे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षा मिली, इनके पास हर चीज का सिर्फ एक ही जवाब होगा, नहीं भाई, नहीं हम दे पाए, नहीं दे पाए हम रोजगार, नहीं दे पाए हम सुरक्षा, नहीं दे पाए हम यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी। साथियों,
ये लोग आप लोगों से वोट मांगने के लिए और मीठी बातें करेंगे, कहेंगे कि भाई हमने राशन तो दिया था, तो अब आप लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, परंतु आप बताइएगा कि रोजगार का वादा किया था, राशन का नहीं, इसलिए जब रोजगार आएगा तब आप लोग हमारे बीच में आना। जब तक रोजगार नहीं है तब तक आप लोगों की शक्ल देखने की हमें जरूरत नहीं है। साथियों, भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु यहां पर बैठे हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि 2022 में जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज पर अत्याचार होता है तो इस समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से एक बार भी उस समाज के लिए एक बार भी कोई चू नहीं निकलती कि उसके लिए हकों की लड़ाई लड़ सके। बताइए साथियों, मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? सही? साथियों, ये हमारे समाज को बचा तो नहीं सके, परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में रखा जाता है तो ये सबसे पहले आगे बढ़कर वो बिल फाड़ने का काम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं जो समाज ने वोट डालता है उसके लिए तो लड़ते नहीं, बट जिस समाज से ये आते हैं उस समाज को अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो ये उसके हमेशा खिलाफ खड़े रहते हैं। तो साथियों, क्या बताइए, क्या ऐसी पार्टी आपके हकों की बात करेगी, आपके हकों के लिए लड़ेगी? तो क्या उस पार्टी को आपका वोट बनता है कि नहीं? साथियों, इसी तरह कांग्रेस भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो लोग आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। वो आजकल कह रहे हैं कि हम सभी SC ST OBC व पिछड़े समाज को रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाकर देंगे। साथियों, बताइए किसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर किया? भाई साहब, पूरे देश में पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू करी। बताइए किसने लागू करवाई? मान्यवर साहब काशीराम जी ने। और सत्ता में कौन था? VP सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने समर्थन वापस लिया था और VP सिंह की सरकार गिराई थी? भाजपा। अब आपको पता चल रहा है ना कौन कितना मानववादी सोच रखता है। वो आप लोगों को किसी भी स्तर तक आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, आप जानते हैं बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए किसने मेहनत करी थी? मान्यवर साहब काशीराम जी ने, है ना, 1990 में। और मान्यवर साहब और बाबा साहब को गुजरे हुए कितना समय हो चुका था तब तक? तकरीबन 40 साल हो चुके थे। और 40 साल तक कौन सी सरकार सत्ता में थी? कौन सी सरकार सत्ता में थी? ये वही सरकार है जो आज आपके सामने भीख मांग रही है वोटों के लिए। साथियों, जब आज इनका अस्तित्व खतरे में है तो इन्हें बहुजन समाज की याद आ रही है, हमारे लोगों की याद आ रही है। कहां गया था वो बहुजन समाज जब तुम सत्ता में थे? कहां गया वो बहुजन समाज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न उपाधि देनी थी? बताइए साथियों। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट बनता है? तो साथियों, अगर ये लोग भी आपके बीच में आए तो ये जो झंडा, हाथ वाला झंडा लेके आते हैं, वो उनके हाथ में थमाकर इन्हें बोलिएगा कि भाई ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारी नेता हमारे साथ खड़ी है। बताइए साथियों, बात सही कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, अगर मैं और समय इन लोगों की विफलताओं और इनकी कमजोरियों पे निकाल दूंगा तो आप लोगों को गर्मी कम नहीं लगेगी, आप लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। तो मैं आपको बहन जी के कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, बहन जी के मॉडल को हम बहन जी गवर्नेंस मॉडल कहते हैं, जिसके तहत बहन जी यहाँ जिस तरीके से देश में अपने सभी सर्व समाज के लोगों की मदद कर रही थी, उसी तरह अगर देश में आप लोगों ने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो बहन जी पूरे देश में उन्हीं नीतियों के हिसाब से चलकर, उन्हीं नीतियों पे चलकर यहाँ सर्व समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े करने की पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। इस योजना के तहत बहन जी ने देश में पहली बार अपनी गरीब बच्चियों को पैदा होने के वक्त ही 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था।
और साथियों, देश में पहली बार एक गरीब घर में एक बेटी लखपति पैदा हुई थी, बहन जी की देन से। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने प्रदेश की हर एक बच्ची को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराने के लिए काम किया था। साथियों, बहन जी ने अपनी हर एक बच्ची को 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल जी जान से ये योजना लागू कराई, क्योंकि बहन जी मानती हैं बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, क्योंकि आज यहाँ पर हमारी बहन बेटियां नहीं, हमारे घर की शेरनी है, जो दहाड़ती है तो पूरा प्रदेश कांपता है। क्यों, बता दीजिए, क्यों मेरे भाइयों, बता दीजिए, आपकी बहनें दहाड़ती है कि नहीं? साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारे पिछड़े समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण, सीटों में 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, उनमें भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय करी हमारे सभी पिछड़े समाज के साथियों के लिए। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने यही बुलडोजर से गुंडे माफियाओं के अवैध धंधे बंद किए और फिर हमारे गरीब साथियों को खुद का छत, खुद का घर देने का काम किया। यहां जिस तरह बुलडोजर की सरकार गरीब लोगों का घर उजाड़ती है, उसके विपरीत चलकर बहन जी ने हमारे सभी गरीब भाई बहनों को खुद का घर देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बसपा की सरकार के दौरान कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया था और अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। साथियों, ये वो छोटी छोटी स्कीमें हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट करती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे युवा साथी इस चीज को आज सही तरीके से समझ पाएंगे, परंतु मेरी मानिए भाइयों, मेरी मानिए कि अगर बहन जी ये छोटी छोटी चीजें जो 10 साल 12 साल पहले बहन जी ने जब प्रतिदिन 100 रुपए महीना कर दी थी, 100 रुपए दिन की दहाड़ी कर दी थी, तो आज समझिए कि आपके दिन की दहाड़ी कितनी बढ़ाई जा सकती है। आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है चीजें समझना। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी का मॉडल किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं, यहाँ बल्कि सर्व समाज में से हर जरूरतमंद लोगों के लिए। साथियों, कुछ ही इन जरूरी बातों के साथ साथ मैं आप लोगों से, खैर मेरे क्या, बहन जी के खासकर आदरणीय बहन जी की ओर से ये विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। साथियों, कोई वोट आपका खरीद ना पाए, कोई वोट आपका लूट ना पाए, कोई वोट आपका किसी तरह भटकाकर जाया ना होने दे। ये आप लोगों को इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा साथी को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहन जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्म महत्वपूर्ण देन है। बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साथियों, मैं आप सबसे खास तौर से अपील करता हूं कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं। अगर कोई आपस में मनमुटाव है, अगर कोई झगड़ा है, तो आप प्लीज, आपसे दरखास्त करता हूं कि ये समय आप अपना लड़ाई झगड़ा एक तरफ कर हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहां पर अपने प्रत्याशियों को जिताइए, ताकि आपके प्रत्याशी आगे जाकर बहन जी